अभी खा खा हेलो स्टूडेंट्स, हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमारी बुक है उसके 2 यूनिट्स कर चुके हैं। उसके 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जो 3rd यूनिट है वो बेसिकली हमें वो मेथड्स को बताती है कि हम किन मेथड्स के थ्रू जो क्यू पॉइंट है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी बाइसिंग करनी है। वो बाइसिंग के वेरियस मेथड्स इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। तो और फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ अबाउट द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो यही था कि हमने जब ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है उसको तो हम कर देते हैं फॉरवर्ड बायस, अगर कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। और कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करते हैं, मतलब इनपुट जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड एंड आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस करके हम एम्पलीफिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर से। बट अब बात करेंगे कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छे से एम्पलीफिकेशन हो पाए सिग्नल की। तो जब भी कोई एम्पलीफायर जो है वो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है अपनी शेप को चेंज किए बिना, इसे कहते हैं हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन। कि उसका जो वीक सिग्नल है उसने क्या किया, एम्पलीफायर ने उसको वीक सिग्नल जो उसे ऑब्टेन इनपुट की फॉर्म में मिला उसे उसने एम्पलीफाई कर दिया और उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई है सिग्नल की। तो इसे कहते हैं हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब किसी भी ट्रांजिस्टर की एज एन एम्पलीफायर जब हम प्रॉपर फंक्शनिंग चाहते हैं ना, तब हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करते हैं सारी स्टेजेस पे। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसके लिए हमें उसका प्रॉपर एम्पलीफिकेशन होके सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाई होके। वो कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट कंडीशन इज कि जो कलेक्टर करंट है ना वो सफिशिएंट वैल्यू का होना चाहिए। क्योंकि हमने जब क्यू पॉइंट की बात की थी ना लास्ट टॉपिक में सेकेंड यूनिट के, क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट जिसे कहते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखा था कि 3 फैक्टर्स की बात होती है। एक तो आईसी कलेक्टर करंट, एक वीसी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, और एक उसमें हम जो कांस्टेंट रखते थे ना तो आईबी की वैल्यू भी वहाँ मैटर करती है। तो 3 वैल्यूज़ जो है वहाँ मैटर करती हैं। अब उन्हीं की बात होएगी यहाँ पे कि वही कंडीशंस हैं किसी भी ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर वर्क करवाने के लिए प्रॉपर। तो फर्स्ट क्या है कि कलेक्टर करंट सफिशिएंट वैल्यू का फ्लो करना जरूरी है जीरो सिग्नल कंडीशन के अंडर भी। जब हमने कोई सिग्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा तो भी कलेक्टर करंट सफिशिएंट होना चाहिए उस टाइम पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगी तो पता है क्या होगा, जो कलेक्टर करंट है वो ज़ीरो वैल्यू पे भी आ जाता है कई बार कुछ पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल के लिए। तो उस केस में हमारा जो सिग्नल है वो क्लिप हो जाएगा, क्लिपिंग उसकी हो जाएगी। क्लिपिंग मतलब कुछ सिग्नल कट जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है बेस एमीटर वोल्टेज। जो बेस एमीटर वोल्टेज होती है हमारी वीबी, उसकी भी सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए। वो कभी भी पोटेंशियल बैरियर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जर्मेनियम के लिए हमें पता है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। तो जो हमारा वीबीई है ना, वो अगर सपोज हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो वीबीई की वैल्यू 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वीबीई की वैल्यू कम होगी ना इस लिमिट से, मतलब पोटेंशियल बैरियर से, तो उस केस में बेस करंट बहुत कम होगा। बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी नेग्लिजिबली होगा, लेकिन कलेक्टर करंट की तो सफिशिएंट वैल्यू चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है दैट इज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। जो हमारी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है उसकी भी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो एक सर्टेन वैल्यू से कम होगी तो उस केस में कलेक्टर करंट जो है ना वो बेस करंट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बेस करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। उस केस में बेस करंट में कोई भी चेंज है वो कलेक्टर करंट को मतलब उसका कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस पर। तो मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू है ना जो वो स्मॉल हो जाएगी। बीटा तो लार्ज होता है, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू जब स्मॉल हो जाएगी तो उस केस में भी क्या होगा कि कुछ पार्ट सिग्नल का एम्पलीफाई कम होगा, तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। इसलिए ये 3 मेन कंडीशंस हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन की। फर्स्ट इज कलेक्टर करंट का सफिशिएंट होना, वीबी का
सफिशिएंट होना, मतलब मिनिमम वैल्यू से अबव होना, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज का भी सफिशिएंट होना। नाउ इज नीड ऑफ बायसिंग अ ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर को बायस करने की ज़रूरत क्यों है? जब हम प्रॉपर जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो क्या है कि सॉरी जब भी हम एम्प्लीफिकेशन की बात करते हैं कि अच्छा एम्प्लीफिकेशन हो पाए, तो वहाँ पे ज़ीरो सिग्नल कंडीशन के अंदर भी कलेक्टर करंट, बेस एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की सफिशिएंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इनके लिए हमें प्रॉपर डीसी वोल्टेज सोर्सेज इनपुट और आउटपुट सर्किट में ऐड करने पड़ते हैं, ये तभी कंडीशंस अचीव हो पाती है। ठीक है, तो बेस एमीटर जंक्शन को वैसे ही फॉरवर्ड बाइस करना है, कलेक्टर को रिवर्स बाइस करना है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि जो हम डीसी प्रॉपर डीसी वोल्टेजेस अप्लाई कर दें इनपुट और आउटपुट जंक्शन में, इसे कहते हैं किसी ट्रांजिस्टर को बाइस करना। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग जो है वो क्यों की जाती है? ताकि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो सुटेबल मिल जाए, जो लोड लाइन पे क्यू पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट की लोकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रांजिस्टर सर्किट है जो उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे, पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंड करती है क्यू की वैल्यू, क्यू पॉइंट की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जो क्यू पॉइंट है उसको कैसे सिलेक्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।